तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, हाँ, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स होते हैं वो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके क्या करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल द सेल्स। मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स हैं वो हर एक सेल के साथ तो इनर्वेशन नहीं है। उनका इनर्वेशन का मतलब क्या है कि किसी सेल में न्यूरॉन्स का बिल्कुल इनरवेट होना, घुस जाना, ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट। तो ऐसा तो सब कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया नेचर ने, तो नेचर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर न्यूरॉन के थ्रू पूरा बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक और सिस्टम बनाएंगे और बॉडी को और एडवांस बना देंगे। और उस सिस्टम को इन्होंने बोला क्या, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप बोल सकते हो एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट all cells of the body and cellular functions need to be continuously regulated। तो सारी सेल्स के साथ तो इनर्वेटेड नहीं है। अब चाहिए क्या उसको, उसको तो चाहिए भाई कि हर एक सेल को कंट्रोल चाहिए बॉडी के अंदर। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने हमको एंडोक्राइन सिस्टम दे दिया। तो मैं इस बात को यहां पर लिखे देता हूं, एज द नर्व फाइबर्स, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated as a special kind of coordination, a special type of kind of coordination and regulation has to be provided, ठीक है। तो ये लाइन है, as the nerve fibers do not innervate all the cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated। समझ में आ रहा होगा आपको कि बोलना चाह रहे हैं हम कि नर्व फाइबर जो हैं सारी सेल्स के साथ में इनर्वेट नहीं हो सकते हैं। तो सेलुलर फंक्शंस को कंटिन्यूअसली, सेलुलर फंक्शन मतलब सेल्स, तो हर ईच एंड एवरी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, कंटिन्यूअसली रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है, आप बोलोगे किसके थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और ये फंक्शन परफॉर्म होता है एंडोक्राइन का जो सुपर हीरो है वो है हार्मोन। तो रेगुलेटेड हैज टू बी प्रोवाइडेड, है ना। दिस फंक्शन is carried out by hormones। ठीक है, तो हार्मोन्स के थ्रू, है ना, वो सारा सिस्टम जो होगा वो कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए बात को। नर्वस सिस्टम जो है वो लोकलाइज होता है पूरी थ्रू आउट द बॉडी,
ईच एंड एवरी सेल में तो नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, लोकलाइज होगा, मतलब हाथ में आया होगा नर्वस सिस्टम, पैर में गया होगा, सब नहीं गया होगा, लेकिन हर एक सेल में जाके नर्व थोड़े घुस जाएंगे, है ना। तो वही चीज इस स्टेटमेंट में हमने बोला। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो न्यूरल सिस्टम है एंड इंडोक्राइन सिस्टम है वो ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, है ना, बॉडी के अंदर, और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ या इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो आप बोलोगे द न्यूरल सिस्टम, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, द न्यूरल सिस्टम एंड आप बोलोगे एंडोक्राइन सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body and are collectively referred as इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये लाइन एनसीईआरटी का आप जरूर याद रखिएगा कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी के अंदर, और कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी आपकी हो जाएगी इस तरीके से। डन। सर एक बार चैप्टर का नेम बता दो बेटा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्वस सिस्टम बेटा उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, टाइम हमारे पास ज्यादा था नहीं, इसलिए हमने सोचा ये चैप्टर आपको पढ़ा देते हैं, पहले वो बड़ा चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर हम लिख लेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन है क्या, तो आप बोलोगे यहाँ पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जो इंफॉर्मेशन जो है वो आप बोलोगे बेटा पासेज होती हैं किसके थ्रू, पासेज वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, passes via electrical impulses, along the nerve fibers। तो नर्व फाइबर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो पास कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी न्यूरल कोऑर्डिनेशन के केस में, ठीक है। अब इधर देखोगे एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में अगर बात करोगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस जो होंगी passes as chemical substance,
passes as chemical substance through the blood and lymph। तो ब्लड या लिम्फ के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को जो होता है पास किया जाता है केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम का बेहतरीन एक जो है क्या है, जो है एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसके केस में, आप बोलोगे एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के केस में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंफॉर्मेशन जो होगा यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की फॉर्म में जाएगा नर्व फाइबर्स के थ्रू, और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में आप बोलोगे क्या है, केमिकल सब्सटेंस के जो है थ्रू पास किया जाएगा इंफॉर्मेशन को ब्लड और लिम्फ के द्वारा। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपकी किसके केस में, आप बोलोगे एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के केस में। अब दूसरा पॉइंट यहाँ देखते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तेजी से इंफॉर्मेशन पास होगी, लेकिन यहां पर आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, यही काम बहुत स्लो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे यहां पर जो मैसेज होगा वो वाइड जो है यहाँ लोकलाइज होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाएगा, लोकलाइज। लेकिन यहाँ पर जब आप बात करोगे मैसेज जो होगा बेटा, वो आप बोलोगे कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे वाइड स्प्रेड होगा, पूरा एक एक सेल तक फैल जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं वाइड स्प्रेड है यहाँ पर मैसेज। ठीक है, यहाँ आप बोलोगे रिस्पॉन्स जो है, सर जो इसका एग्जांपल रिस्पॉन्स, बता दो। क्या बेटा, सर इसका एग्जांपल बता दो कि लोकलाइज्ड कैसे रहेगा और पूरी बॉडी लोकलाइज। में हाँ कैसे। ठीक है, चलो देखो, न्यूरॉन कोई आया है हमारे जो है हैंड के पास में, मोटर न्यूरॉन आया है, तो ये हैंड हमारा पूरा काम करेगा कि नहीं करेगा। अब आप बोलोगे नहीं, न्यूरॉन तो एक ही जगह पे आया है ना, लेकिन जो है आप बोलो यहाँ की सेल को कंट्रोल करेगा, तो नहीं, यहाँ की सेल अलग है। तो इस सेल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वाइड स्प्रेड मैसेज आएगा, यानी कि हार्मोन्स काम करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि मैसेज यहाँ लोकलाइज्ड है एक पर्टिकुलर जगह पे, जबकि यहाँ पर जो हार्मोन्स निकलेंगे वो ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, जहां जहां उसका रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा वहां पर काम करेंगे ही करेंगे। समझ में आई बात। ओके सर। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा, रिस्पॉन्स यहाँ पर कैसा होगा। यहाँ पर आप बोलोगे रिस्पॉन्स जो होगा फास्ट होगा, कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। जबकि इधर आप देखोगे रिस्पॉन्स जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होगा, स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाएगी दोनों के डिफरेंसेस में, न्यूरल और एंडोक्राइन के कंट्रोल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। नेक्स्ट आप बोलोगे एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये एक ऐसा ब्रांच है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच डील्स विद द branch of biology which deals with the study of endocrine system एंड आप बोलोगे फिजियोलॉजी। ठीक है, ये कहानी बोलो। चलिए, एंडोक्राइनोलॉजी की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी में आप बोलोगे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन।
ठीक है। तो थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अब दूसरा देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब आप बात करोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है ग्लैंड्स, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ग्लैंड्स which glands which for their secretion, for their secretion अपने सिक्रीशन को निकालती हैं कहाँ? डायरेक्टली इनटू, डायरेक्टली इनटू, डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए, जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज क्या करती है? हार्मोन्स रिलीज करती है, और हार्मोन्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? दीज आर द फर्स्ट केमिकल मैसेंजर, क्या बोलते हैं? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर्स। तो सबसे पहले केमिकल मैसेंजर कौन से होते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम बोलते हैं दीज आर द फर्स्ट केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर रिलीजेस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं इनको, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद में, नेक्स्ट। अब एनसीईआरटी बोलती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे दो तरीके से होती हैं। इस बात को भी एनसीईआरटी मेंशन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहला आप बोलोगे यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसी हैं? ऑर्गेनाइज्ड, कैसी हैं? ऑर्गेनाइज्ड, बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज फॉर्म में एकदम, है ना, वेल मेंटेन। तो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर हार्मोन्स, वेयर हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, इन क्लस्टर और टिश्यू, क्लस्टर और टिश्यू फॉर्म। तो क्लस्टर या टिश्यू की फॉर्म में जो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। इसमें अब एग्जांपल दे, एग्जाम्पल में आप बात करोगे तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा आप बोलोगे दूसरा क्या आपका? थायराइड, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड के अलावा आप बोलोगे पैराथायराइड ग्लैंड है, पीटीएच ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस। जितनी हमारी ये मेन मेन ग्लैंड्स हैं ये सब ऑर्गेनाइज हैं। यानी कि इनमें अगर आप बोलोगे, अगर इसका डायग्राम आप बनाओ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर ऐसे ये आपस में क्लस्टर की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होंगी ऐसे, ठीक है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। नॉन ऑर्गेनाइज में देखिए क्या कहानी है। तो नॉन ऑर्गेनाइज जो दूसरा टाइप है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, नॉन सर एक ऑर्गेनाइज, बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा एक मिनट, नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, डन।
तो नॉन ऑर्गेनाइज में आप बोलोगे, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर हार्मोन्स producing cells, where hormone producing cells are present in scattered or diffuse form. तो जो सेल्स हैं, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो अलग अलग इधर उधर प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम हमने मान लिया, ले लिया किसी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखिए स्कैटर्ड फॉर्म में अलग अलग प्रेजेंट है। तो इनको हम बेटा क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स। ठीक है, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जब एग्जाम्पल में आप आओगे तो एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे आपका जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे किडनी की सेल्स, रेनिन वगैरह निकलता है आपका जेजी सेल से। किडनी के अलावा हार्ट में आप देखोगे एट्रियल वॉल पे कुछ सेल्स होती हैं जो एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर निकालती हैं। ठीक है, ये हो गया। और आपका हार्ट, लीवर में भी एंजियोटेंसिनोजन वगैरह निकलता है। तो मतलब बहुत सारा आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जो ऑर्गन्स हैं, उनमें उनके पास कुछ नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो क्या निकाल देती हैं, वो निकालती हैं आपका क्या, हार्मोन्स को। तो वहां पर नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड और डिफ्यूज फॉर्म, और उसको हम बोल देंगे नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने दो तरीके की glands पढ़ी on the basis of organization. One are the organized and other are the non-organized cells. Okay, तो I hope सभी को समझ में आ गई होगी इतनी बार। सर डिफ्यूज फॉर्म क्या होता है? डिफ्यूज फॉर्म में स्कैटर्ड फॉर्म का मतलब होता है अलग अलग पाया जाना, अलग अलग, छोटा मोटा, एक एक सेल, ऐसे एक दो सेल्स, ज्यादा नहीं, ग्लैंड की मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक दो सेल्स, ऐसे डिफ्यूज फॉर्म। यही हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सर ग्रोथ के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करता है, उसमें हार्मोन कौन सा होता है? वो बेटा आगे हम पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको, उस पर ध्यान दें। वो भी सब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आप देखोगे जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, डिफिनीशन जो है, क्लासिकल डिफिनीशन क्या है। क्लासिकल डिफिनीशन, क्लासिकल डिफिनीशन के केस में आप बोलोगे केमिकल्स आर produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ. Okay, chemicals are produced by the endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ. ठीक है, तो केमिकल डिफिनीशन ये हो, क्लासिकल डिफिनीशन ये होगी। दूसरा आप इसके बाद में पढ़ोगे साइंटिफिक डिफिनीशन। तो साइंटिफिक डिफिनीशन की बात करते हैं भाई, देखते हैं क्या कहानी। तो साइंटिफिक डिफिनीशन में क्या बोला गया
कि यहाँ पर आपको हार्मोन्स आर, इन्होंने क्या बोला, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intracellular messengers and produced in trace amount. ये किसकी क्लासिकल डेफिनेशन है? क्या बेटा? ये किसकी क्लासिकल डेफिनेशन है? ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, ऊपर वाली क्लासिकल डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, वो न्यूट्रिएंट वाले केमिकल नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरीके से, है ना, या सॉरी इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरीके से, ठीक है, सेल्स के बीच में, एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, देखिए ये हमने मान लिया कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालेगी? तो आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड निकालती क्या है? तो आप बोलोगे इट रिलीजेस हार्मोन्स, और हार्मोन रिलीज होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? तो आप बोलोगे ब्लड या लिम्फ में। कहाँ चले जाते हैं? ब्लड या लिम्फ में, और ब्लड और लिम्फ से ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टारगेटेड ऑर्गन की तरफ, ठीक है। कहाँ किए जाते हैं? टारगेटेड ऑर्गन की तरफ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन्स, ब्लड और लिम्फ में पहुंचेंगे ये, और वहां से ये कहाँ पहुंचेंगे? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, कहां पर? तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेड टारगेट ऑर्गन, ठीक है। और हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज कहां से होते हैं? तो आप बोलोगे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ यहाँ ठीक है, ये कहानी आपको देखने को मिलेगी हार्मोन के केस में। अब अगला टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है, केमिकल नेचर कैसा होता है, उसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर आप एक बार बोलोगे इंटरसेलुलर का मतलब बता दो। इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर का मैसेंजर। मतलब बेटा दो सेल के बीच में, दो सेल्स हैं, एक ये सेल एक ये सेल है, दोनों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? वो आप बोलोगे हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। ओके सर। अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेचर, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। सबसे पहले देखिए, जो पहला आपका जो है हम बना लेंगे नेचर ऑफ हार्मोन, फिर आप बोलोगे हार्मोन का नाम कौन सा है, और तीसरे में हम जाएंगे तो वहां देखेंगे ग्लैंड कौन सा, ये है। तो देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ हार्मोन पर बात करते हैं, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। देखिए हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो एग्जांपल में देखिए आप यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 10 याद रखो, टी फॉर आप बोलोगे थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, ठीक है। फिर आप बोलोगे इसके बाद में इपिनेफ्रिन, और इपिनेफ्रिन के बाद में आप बोलोगे नॉर इपिनेफ्रिन,
तो ये हो गया काम। अब ग्लैंड देखिए कौन सी होंगी, तो ग्लैंड में आप बोलोगे कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा कहाँ से, ये वाला आपका, ये वाला थायरॉक्सिन निकलेगा कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड। इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन ये दोनों निकलेंगे एड्रिनल मेडुला से। कहां से निकलेंगे, एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे। कहां निकलेंगे, एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसके बाद में, तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कितने हुए बेटा, आप बोलोगे 3, कौन कौन से, थायरॉक्सिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बात करोगे तो आपके आएंगे शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन की जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, तो देखिए आप, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन में आपका आता है मूव, MOV। मूव का मतलब होता है, ये आप बोलोगे M फॉर MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, फिर आप बोलोगे वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन हो गए कि नहीं हो गए। तो शॉर्ट आपका MSH, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये देखने के लिए। अब MSH जो है वो आपका कहां से निकलेगा, तो आप बोलोगे ये निकलता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये आपका जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये कहां से निकलेगा, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। कहां से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा। तो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन कितने हुए, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। थर्ड इज द, तीसरा जो हार्मोन है वो बेटा है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन की जब आप बात करोगे तो लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन में आपका आता है PITA, पिता, ऐसे आता है। पिता का मतलब यहाँ पर लॉन्ग पेप्टाइड है ना, बड़ा नाम बड़ा काम है ना। तो P फॉर आपका होता है पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, PTH। इसमें आप बोलोगे 84 अमाइनो एसिड्स है। दूसरा देखिए, आप बोलोगे I फॉर इंसुलिन, I फॉर इंसुलिन, और I फॉर इंसुलिन के बाद में आप बोलोगे थायरोकैल्सिटोन, थायरोकैल्सिटोन, और C फॉर आपका ACTH। ठीक है, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये इंसुलिन में आप बोलोगे 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन में आप बोलोगे 32 अमाइनो एसिड होते हैं, और ACTH में आप बोलोगे 39 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। कैसे हो गए, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। कहां से निकलते हैं ये भी आपसे पूछा गया कई बार। देखिए, पैराथायराइड हार्मोन की जब बात करोगे तो ये बेटा कहां से निकलते हैं, आप बोलोगे पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। इंसुलिन कहां से निकलेगा आपको, तो इंसुलिन निकालता है कौन, बीटा सेल्स और पैंकियाज। और तीसरा आप बोलोगे थायरोकैल्सिटोनिन, ये कहां से निकलेगा, तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। और आप बोलोगे ACTH, ये कहां से निकलेगा, तो आप बोलोगे एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलेगा। तो ये कहानी रहेगा आपका किसके केस में, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन के केस में। तो 3 तरीके के हार्मोन्स। हाँ बेटा बोलो। थायरोक्सिन के बाद जो लिखा है आप ये करेंगे कहाँ से लिखेंगे? थायरॉक्सिन के बाद में लिखा हुआ है ACTH। कहाँ, थायरॉक्सिन के बाद में, अच्छा, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। सर ये कहाँ से निकलते हैं, क्या गुरप्रीत, कहाँ से निकलते हैं ये निकलता कहाँ से है, इपिनेफ्रिन नॉरइपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेडुला से निकलता है बेटा। ठीक है, कहां से निकलेगा, एड्रिनल मेडुला से निकलेगा। हो गया, आगे बढ़े। ये? क्या हुआ,
यस सर सर आपने ये थायराइड के नीचे का लिखा हुआ है? थायराइड के नीचे लिखा हुआ है एड्रिनल मेडुला। ओके सर। कहाँ पे? ये सबसे नीचे यस सर। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे चौथे नंबर का हार्मोन टाइप है वो है ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हार्मोन। कौन से हार्मोन? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हार्मोन। ये ग्लाइकोप्रोटीन के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद में आप बोलोगे एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये निकलते कहाँ से हैं? तो बेटा ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वो निकलते हैं आपके कहाँ से? तो आप बोलोगे एडिनो हाइपोफाइसिस। कहां से निकलेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में पांचवें तरीके का हार्मोन है, उसको बोलते हैं बेटा स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइड नेचर के, लिपिड के बने हुए हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, जैसे आप बोलोगे क्या बोलते हैं उसको, ओवरी के हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे आते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लिखे दे रहे हैं आपके, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे देखिए, पहला हार्मोन हम पढ़ेंगे यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बाद में ग्लूको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तीसरा देखिए इसके बाद में टेस्टोस्टेरोन, और चौथा आप बोलोगे टेस्टोस्टेरोन के बाद में ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन के बाद में प्रोजेस्टेरोन। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये आपका जो है वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये कहां से निकलते हैं? तो ये निकलेंगे ओवरी से, और ये कहां से निकलते हैं? तो ये आप बोलोगे टेस्टिस से निकलते हैं। तो इसको जरूर याद करके रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक आज, ठीक है। क्लियर है? डन। सर एक बार स्टेरॉइड्स का मतलब बता दीजिए। स्टेरॉइड्स का मतलब बेटा ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड नेचर के हैं, ठीक है। और प्रोटीनिशियस हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे स्टेरॉइडल हार्मोन होंगे वो लिपिड्स के बने होंगे, है ना, फैटी एसिड के। ओके सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखिए आप, जब हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन के रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं। एक आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर जो रिसेप्टर होंगे उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। जो सेल के बाहर होंगे उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? सेल सरफेस रिसेप्टर। दूसरा देखिए, दूसरा होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर।
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, या इनको बोलते हैं साइटोसोलिक, या आप बोलोगे न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सरफेस रिसेप्टर या एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर्स दो तरीके के देखने को मिले। ठीक है, अब इनके केस में देखिए आप, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, ECR मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, और इधर मैं लिखे दे रहा हूँ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। देखिए ये हमने मान लिया कोई एक सेल है ऐसे, और एक इधर सेल है बेटा कोई ऐसे, ये सेल बनी हुई। देखिए अब इस सेल के ऊपर यहाँ पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा इससे, ये मान लो हमने देखा यहाँ पर कोई ये मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, अब ये क्यों बाहर बाइंड कर रहा है, क्योंकि ये अंदर सेल के जा नहीं सकता है और मैसेज इसको डिलीवर करना जरूरी है, मैसेज को भेजना जरूरी है। तो ये जो केमिकल नेचर का हार्मोन है, जो ये हार्मोन है, इसका नेचर कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये हाइड्रोफिलिक सिग्नल जो होगा उसको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हाइड्रोफिलिक सिग्नल दिखाएगा। हाइड्रोफिलिक, या आप अलग लैंग्वेज में बोल सकते हो ये कैसा होगा, लिपोफोबिक। हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर से प्यार करने वाला, या आप बोल सकते हो क्या होगा आपका दूसरा, लिपोफोबिक यानी कि लिपिड से दूर भागने वाला। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर रिसेप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दूसरा देखिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की जब बात करोगे आप, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है वो या तो कहां पर होगा, आपके साइटोसोल में होगा, या दूसरा आप बोलोगे ये न्यूक्लियस है, या तो इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, आप बोलिए ये रिसेप्टर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वो आप यहाँ पर देखोगे, या तो साइटोसोल में आएंगे, या तो आप बोलोगे रिसेप्टर कहाँ आएंगे, या तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, न्यूक्लियस में जाएंगे। ठीक है, तो दो इनके रिसेप्टर होता है इंट्रासेलुलर के, या तो साइटोसोलिक होगा या तो न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा, पहला साइटोसोलिक दूसरा न्यूक्लियर। तो कुछ हार्मोन साइटोसोल में उनका या साइटोप्लाज्म में उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उससे बाइंड कर जाते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनसे बाइंड कर जाते हैं। तो ये कहानी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर रिसेप्टर के केस। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो हार्मोन है ये होंगे कैसे। तो ये बेटा स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कहानी हार्मोन्स की है क्या, किस मैकेनिज्म पे वो काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला जो है हार्मोन्स होंगे, दूसरा आप बोलोगे हार्मोन्स फिर क्या करेंगे, तो आप बोलोगे हार्मोन्स जो होंगे बाइंड होंगे अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, बाइंड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड क्या बोलेंगे उनको, हार्मोन रिसेप्टर। एक्चुअल में वो जो बने हुए हैं वो भी किसके बने हुए हैं, जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं वो भी किसके बने हुए हैं, तो आप बोलोगे हार्मोन के रिसेप्टर्स भी जो बने हुए हैं, हार्मोन के जो रिसेप्टर बने हुए हैं
वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीनिशियस नेचर के, प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि हार्मोन बाइंड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हार्मोन रिसेप्टर्स, उनसे बाइंड करेंगे। फिर देखिए तीसरे नंबर पे क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हार्मोन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्मोन रिसेप्टर। तो हार्मोन रिसेप्टर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा या तो सेल मेम्ब्रेन पे होगा, कहाँ होंगे, सेल मेम्ब्रेन पे होगा, या तो कहां पर होगा, तो आप बोलोगे या तो कहां होगा आपका जो है सेल के अंदर होगा, इनसाइड। ठीक है, ये कहानी देखने को मिलेगा। अब आप आगे देखोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हार्मोन प्लस हार्मोन रिसेप्टर ये बाइंड कर जाएंगे, और आगे फिर आप बोलोगे क्या होगा, जो भी सिग्नलिंग होगा उसको चला दें, सिग्नलिंग जो होगा वो चला दें। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं हार्मोन जो दो तरीके के थे, एक आपको पता है कि प्रोटीनिशियस नेचर ऑफ हार्मोन जो है उनका नेचर कैसा होगा, प्रोटीन हार्मोन जो है उनका नेचर कैसा होगा, सबसे पहले तो ये देखना है हमें। तो देखिए प्रोटीनिशियस हार्मोन के केस में क्या होगा, कुछ इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बोला आपको एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, और यहां पर आके बाइंड कौन करेगा, तो यहां पर आके बाइंड करेगा हार्मोन। अगर हार्मोन का नेचर कैसा है, प्रोटीनिशियस नेचर का है, पेप्टाइडल नेचर का है, प्रोटीन का है, तो ये इससे बाइंड करेगा। अब इसे एनसीईआरटी बोलती है कि एफएसएच हार्मोन बाइंड किया, इससे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाइंड किया अपने रिसेप्टर से। जैसे बाइंड करेगा तो यहाँ पर आप बोलोगे एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स 1, पहला रिस्पॉन्स। अब आगे क्या होगा उसके, तो आप बोलोगे यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर जनरेट हो जाएंगे। पहला मैसेंजर कौन था, तो आप बोलोगे हार्मोन। सेकंड मैसेंजर कौन होगा, तो बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डैग, डाइसाइल ग्लिसरॉल, आइनोसिटॉल, ट्राइफॉस्फेट, ये इस तरीके से आपको 2 2 4 5 ये आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, सीजीएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डैग, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ना, ये डैग। ठीक है, PIP2 सिग्नलिंग का है डैग, और IP3। तो सेकेंड मैसेंजर जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होंगे, तो आप बोलोगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, उसके बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे। और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बाद में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, जो ओवेरीज हैं तो इनका क्या हो जाएगा, ओवेरियन ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, क्या होने लगेगी, ओवेरियन ग्रोथ होने लगेगी। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लगेगी और ओवरी डेवलप होने लगेगी। तो ये प्रोटीनिशियस हार्मोन का नेचर है, यानी कि जितने भी हार्मोन हैं इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे। जो है हो सकता है रिस्पॉन्स फर्स्ट जो है आपका सेम ही होगा, सेकंड मैसेंजर अलग हो सकता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म जो कोर सिग्नलिंग है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये प्रोटीनिशियस हार्मोन हो गया एफएसएच का केस। दूसरा आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है उसको देखोगे, दूसरा डायग्राम जो बना हुआ है उसकी बात करते हैं, और वो क्या है, तो आप बोलोगे वो है स्टेरॉइडल हार्मोन का। कैसा है, स्टेरॉइडल हार्मोन का है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन में बेटा देखोगे आप यहाँ पर क्या है, ये मान लिया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये क्रॉस करते हैं,
जैसे क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस करेंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियस में अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। कैसे हार्मोन्स हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स है। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ जाके बाइंड करेंगे रिसेप्टर, ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा कि नहीं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये क्या होगा, इनका डीएनए, तो डीएनए पे जीन होते हैं, वहां पे जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने हार्मोन में लिया है किसको, ईस्ट्रोजन को। आप एनसीईआरटी में देखोगे डायग्राम बना, ईस्ट्रोजन को लिया है। तो ईस्ट्रोजन लास्ट में जाके क्या करेगा, तो आप बोलोगे ये जो होगा टिश्यू के ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा और क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी आपको स्टेरॉइडल हार्मोन में देखने को मिलेगी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, है ना। मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया आपको, मैकेनिज्म तक बेसिक चीजें। अब अगली क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, डन सर। हाँ बताओ। सर इसमें जो आपने पहले साइटोसोलिक बताया था सर, इसका मतलब क्या है? साइटोसोलिक रिसेप्टर, मान लो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, यहाँ पर न्यूक्लियस में है ये रिसेप्टर। अगर ये रिसेप्टर कहीं का किसी हार्मोन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इससे हार्मोन जुड़ेगा, फिर ये अंदर जाएगा ऐसे। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए हमने बताया नहीं इसको। ठीक है, और सर फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब फिजियोलॉजी चेंज हो जाए, उस पर्टिकुलर जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी चेंज कर दे, यानी कि वो एक्सेसिव क्या ग्रोथ करने लगे, है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। मेहनत करो सब लोग, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।